वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द मिडनाइट स्टूडियो का पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने देखा कि सियोन और बाकियों को पता चल चुका था कि मैक्स के साथी और हैन के माता पिता के साथ साथ सियोन के अंकल को भी मारने में ऑफिसर ली का ही हाथ था, जो कि किसका बेटा है, जेम्स का बेटा। इसीलिए जेम्स ने ली को बचाने के लिए मैक्स को फंसाया। और सबसे मेन चीज, बेचारा सियोन अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अब वो एक आत्मा बन चुका है, ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में सियोन ली से कहता है कि आखिर तुमने मैक्स के साथियों को मारा क्यों। तब ली सारी कहानी बताना शुरू करता है कि कुछ सालों पहले मैं अपने दो दोस्तों के साथ शराब पीकर बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। तब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हैन की गाड़ी से हो गया, जिसमें उसके माता पिता मारे गए, लेकिन हैन बच गई। इसके बारे में मुझे पता नहीं था, पता होता तो उसको भी वहीं मार देता। तब वहां पर तुम्हारे अंकल भी पहुंच गए। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे एक्सीडेंट करते हुए देख लिया, जिससे मैं फंस सकता हूँ। इसीलिए डर के मारे मैंने उनको भी गाड़ी से उड़ा दिया। मैं जानता था कि सारा मैटर शांत करने के लिए मुझे बस मेरे पिता को मनाना होगा। वो भी मान गए। उन्होंने मुझे तो बचा लिया, पर मेरे दोनों साथियों को जेल हो गई। इसीलिए उन दोनों ने धमकी देना शुरू कर दिया मुझे कि सभी को मेरी और मेरे पिता की सच्चाई बता देंगे। इसीलिए मेरे पिता ने जल्दी जल्दी उनको जेल से बाहर निकलवा दिया। लेकिन इसके बाद से जैसे उन्हें मानो फ्री का बैंक मिल गया हो। हमेशा वो दोनों मुझे और मेरे पिता को धमकी देकर पैसे वसूलने लग जाते। बर्दाश्त करते करते हद हो गई थी। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि उन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उनको उस घर में चोरी करने के लिए कहा था, जहाँ उनके साथी मैक्स भी आया था। उसके दोनों साथी वही इंसान थे जिनके साथ मैंने हैन की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। मैंने प्लान बनाया कि दोनों को मारकर मैक्स को उनकी हत्या के आरोप में फंसा दूंगा। और फिर मेरे पिता की मदद से ऐसा हो भी गया। सारा आरोप मैक्स पर गया, लेकिन हैन ने उसको जेल से बाहर निकलवा दिया। इसलिए मुझे मैक्स को ठिकाने लगाना पड़ा ताकि मैं फंस न जाऊं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फूटी किस्मत थी, क्योंकि जब मैं मैक्स के दोनों साथियों को मारकर घर से बाहर निकल रहा था, तभी एक बंदे ने मुझे देख लिया था। वो मुझे जानता था, तो उसने मेरे पिता को धमकी देकर उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिया। मेरे पिता भी मेरी करतूत छुपाने के लिए उसको पैसे दे देते। लेकिन आज मुझे पता चला कि इस आदमी के बारे में तुम लोगों को भी पता चल चुका है, जो कभी भी मेरी पोल खोल देता। उसे भी रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए मैंने उसको यहाँ बुलाकर मार दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने यहाँ आने से पहले तुम्हें मैसेज करके सब बता दिया। इसीलिए माफ करना सियोन, तुम्हें भी मरना होगा, वरना मेरे इतने सालों के राज से पर्दाफाश हो जाएगा। सियोन बेचारा एकदम उदास हो जाता है कि इस ली ने मेरे अंकल को बस शक के बिना पर मार डाला। आखिर कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन सियोन कुछ कर पाता इससे पहले ली सियोन पर चाकू से हमला कर देता है। सियोन खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने भी लगता है, और ली उसके पीछे तो था ही। लेकिन किस्मत से सियोन दरवाजा खोलकर बिल्डिंग के एक कॉरिडोर में आ जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। तो वो सियोन को घायल देखकर तुरंत एम्बुलेंस बुला लेते हैं। ये देखकर ली वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। चाकू का वार इतना जबरदस्त था कि बेचारा सियोन अब जिंदगी और मौत के बीच है, और इसी वजह से उसकी आत्मा हैन के पास चली आती है, जिसने उसको बता दिया कि आखिर मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये सारी चीजें जानकर हैन तुरंत हॉस्पिटल आती है ताकि देख सके कि सियोन की हालत में सुधार आया या फिर नहीं, क्योंकि 2 दिन बचे हैं सियोन के 35वें जन्मदिन के लिए। अभी बहुत सारे खतरे आएंगे जो सियोन की जान लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब हैन को सियोन की ढाल बनना पड़ेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हैन सियोन को बचा पाएगी या फिर सियोन पर लगा श्राप उसे खत्म कर देगा। दूसरी ओर ली के ऊपर वो ट्रक वाली आत्मा ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लिया था। अब मुझे लगता है कि ये ट्रक वाली आत्मा बार बार कहना सही नहीं लगेगा, तो हम इसको इविल स्पिरिट कहेंगे। तो दोस्तों, इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आने के बाद ली स्टूडियो आ जाता है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है ना, उसके साथ इविल स्पिरिट भी बाहर आ जाता है। जहाँ आकर वो काफी खुश होता है कि आखिरकार मुझे अब वो कैमरा मिल ही जाएगा। लेकिन तभी अचानक से स्टूडियो ही गायब हो जाता है, क्योंकि सियोन अभी भी जिंदा था। अगर सियोन मर जाता तो शायद इविल स्पिरिट वो कैमरा ले सकता था। ये देखकर इविल स्पिरिट ली से कहता है कि सियोन अभी भी जिंदा है, पहले जाकर उसको मार, तभी ये कैमरा मैं हासिल कर पाऊंगा। इसीलिए ली हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है ताकि सियोन को मार पाए। इधर सियोन आत्मा बनकर हॉस्पिटल में घूम रहा होता है कि तब जून और पार्क उसको देखकर कहते हैं कि अरे वाह बॉस, आप तो ठीक हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सियोन कहता है कि बेवकूफो, मैं भी अब तुम्हारी तरह आत्मा बन चुका हूँ। मेरा शरीर अभी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तुम्हें पता भी है। अभी मैं स्टूडियो गया था, लेकिन कैमरा वहां पर मौजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल से कैमरा खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है, और जब फोटोग्राफर के साथ कुछ भी बुरा होता है तो बुरी आत्माओं से बचने के लिए कैमरा गायब हो जाता है। अब अगर मुझे स्टूडियो का इस्तेमाल करना है तो खुद को पहले ठीक करना होगा, तभी मैं स्टूडियो के अंदर जाकर कैमरा यूज कर पाऊंगा। पर उससे पहले हमें ली और जेम्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं, ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आ जाए। वरना ली हॉस्पिटल में आकर मेरी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। एक काम करो, ली पर अच्छे से नजर रखो। वो बंदा जिसको ली ने अपने कमरे के अंदर मारा है ना, उसकी लाश वो ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। उस पर भी नजर रखना कि वो कब और कैसे लाश को लेकर जाता है, ताकि हम पुलिस को लाश के बारे में बता पाए। इससे ली फंस जाएगा जरूर। इधर हैन जब सियोन के वार्ड में होती है, तब इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आकर ली वहां पहुंच जाता है। सियोन ने हैन को ली की सारी सच्चाई बता दी थी
तो वो समझ जाती है कि ली पक्का यहाँ पर सियोन को मारने के लिए आया हुआ है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली उस पर हमला करके सियोन की जान लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव पहुंच जाता है जो सियोन के केस की जांच कर रहा था कि किसने उस पर हमला किया। इसीलिए ली सियोन को मार नहीं पाता। वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था, तो वो डिटेक्टिव से कहता है कि मैं भी सियोन के केस पर ही काम कर रहा हूँ, इसलिए उससे मिलने आ गया। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जून किसी लड़की को पजेस करके 2 पुलिस वालों को ली के अपार्टमेंट के पास लेकर आता है और उनसे कहता है कि मैंने कल रात इस घर से झगड़े की आवाज सुनी थी, एक बार आप अंदर चेक करोगे क्या कि अंदर सब ठीक है या फिर नहीं। जून का प्लान था कि पुलिस जैसे ही अंदर जाएगी बाथटब में उनको लाश मिल जाएगी, तब वो ली को पकड़ लेंगे। लेकिन तभी वहां पर ली आकर पुलिस वालों से कहता है कि अरे ये मेरा ही अपार्टमेंट है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आप लोग जा सकते हो। इसीलिए पुलिस वाले तो चले जाते हैं। जून काफी ज्यादा डर जाता है कि ली तो एविल स्पिरिट के साथ यहाँ पर आ गया, भाग लेता हूँ वरना ये मुझे पहचान लेगा। पर जैसे ही वो भाग रहा होता है एविल स्पिरिट उसको पकड़ते हुए कहती है, मुझे पता था कि तेरा प्लान क्या है, आइंदा ऐसा करने की कोशिश की तो अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये प्लान फेल होता हुआ देखकर सियोन ली की बिल्डिंग के पास आके सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करता है ताकि वो ली की हरकतों को देख पाए। तो सियोन को एक वीडियो में ली किसी बैग को ले जाते हुए दिखाई देता है, इसलिए सियोन तुरंत जून को ली के पास भेज देता है ताकि चेक कर सके वो कि बैग में लाश है या फिर नहीं। इसीलिए जून वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सियोन आगे का प्लान बनाने के लिए जैसे ही पेन उठाता है तो वो उठता ही नहीं, क्योंकि वो अभी आत्मा है ना, इसीलिए बेचारा काफी कोशिश करता है ताकि किसी चीज को पकड़ सके। वो जैसे पार्क आत्मा होने के बावजूद भी किसी चीज को पकड़ सकता है ना, उसी तरह सियोन को प्रैक्टिस करनी है अभी, लेकिन वो ये कर नहीं पाता। तो वहीं जून और पार्क मौका पाकर ली का बैग खोलते हैं, लेकिन उसमें लाश नहीं होती क्योंकि ली ने लाश को कहीं और ही छुपा दिया था। दोनों हैरान होते हैं कि हम तो कब से ली पर नजर रखे हुए, फिर भी हमारी नजरों के सामने से इसने लाश को कहाँ ठिकाने लगा दिया। ली को फंसाने का अब ये प्लान भी फेल हो चुका था। अब अगले सीन में ली डिटेक्टिव को सियोन के घर लेकर आ जाता है ताकि वहां से कुछ जानकारी निकाल सके। सियोन तो हैन के घर पर ही किराए से रहता था, तो जब डिटेक्टिव हैन के कमरे में आता है तो उसे वहां रखे हुए बैग में उस आदमी की लाश मिलती है जिसको ली ने मारा था। मानना पड़ेगा दोस्तों, ली पुलिस वाला तो था ही, तो उसके पास कैसे किसी को फंसाया जा सके ये सारा आइडिया था। इसीलिए उसने वो लाश हैन के कमरे में छुपा दिया ताकि हैन फंस जाए। उसके बाद वो सियोन को आराम से मार सकता है अगर हैन फंस गई तो। ये उसका प्लान था। अब कमरे में लाश मिलने की वजह से हैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। इंटेरोगेशन रूम में लाने के बाद डिटेक्टिव उसको बताता है कि आपके कमरे से एक बंदे की लाश मिली है, इसीलिए आपको अरेस्ट किया गया। वो आगे कुछ पूछ पाता तभी हॉस्पिटल से उसको फोन आता है कि सियोन की हालत खराब हो रही है। डिटेक्टिव सियोन से मिलने निकल जाता है ताकि शायद वो कुछ अपना बयान दे दे। तो उसके जाते ही यानी डिटेक्टिव के जाते ही ली हैन को मारते हुए कहता है कि अब बता तो कैसे सियोन को बचाएगी, मैंने तो तुझे बुरी तरह से फंसा दिया, अब मुझे सियोन को मारने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद जब वो सियोन के वार्ड में जाता है तो उसे वहां सियोन दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इसीलिए ढूंढने पर भी सियोन को वो ढूंढ नहीं पाता। अब थोड़ी देर के बाद जब डिटेक्टिव फिर से हैन से बात करता है तो वो कहती है कि देखिए आपको गलतफहमी हुई है, असल में उस इंसान को मैंने नहीं ली ने मारा है। आप उसका कमरा अच्छे से चेक कीजिए एक बार, हत्या के कोई ना कोई सबूत आपको वहां जरूर मिलेंगे। ये सुनकर तो डिटेक्टिव भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ली की हरकतों पर उसको पहले से ही शक था कि कुछ तो बात है जो ली छुपा रहा है। अगले सीन में सियोन की आत्मा, जून और पार्क ये तीनों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करते हैं ताकि जान सके कि कब ली उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर गया, वो भी हैन के घर की ओर। पर हैरानी की बात यह होती है कि ली किसी भी कैमरे में लाश को ले जाते हुए दिखाई नहीं देता, जो देखकर सभी परेशान होते हैं कि आखिर हम करे तो करे क्या, हैन को कैसे बचाएं। तब सियोन और बाकी आसपास जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये लोग कि प्लीज अगर आप हमें ये जानकारी लाकर दे दो कि जब ली हैन के घर जा रहा था तो उसको ये करते हुए किसी गाड़ी के डैश कैम ने रिकॉर्ड किया या फिर नहीं। अगर रिकॉर्ड हुआ होगा ना तो ये ठोस सबूत हो जाएगा ली को फंसाने के लिए। प्लीज इसमें हमारी मदद कीजिए उन गाड़ियों को ढूंढने में। इसके बदले सियोन सारी आत्माओं की आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा करता है, जिस पर आत्माएं मान जाती हैं। अब दूसरी ओर जेम्स ली के पास आकर उसको मारते हुए कहता है, तुझे पता है तूने अभी जिसकी लाश हैन के घर में ठिकाने लगाई थी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी उसके लिए। अगर इसमें कहीं पर भी तेरा नाम आ गया तो इस बार मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। अब से तो खुद देख ले अपना, तेरी वजह से मैं मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोजीशन खो चुका हूँ। ये सुनकर इविल स्पिरिट ली के अंदर से जेम्स को मारने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि अगर ली को जिंदा देखना चाहता है तो सियोन को मारने में मेरी मदद कर, वरना तेरा बेटा जान से जाएगा। ये देखकर तो जेम्स हैरान हो जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। तो यहाँ दोस्तों काफी ढूंढने के बाद एक आत्मा को उस गाड़ी के बारे में पता चल जाता है जो कि हैन के घर के सामने वाले घर में रात के टाइम खड़ी रहती है।
उस गाड़ी के डैश कैम ने ली को लाश हैन के घर पर छुपाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखकर सियोन बड़ा खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो हाथ लगा, और वो तुरंत रिकॉर्डिंग को डिटेक्टिव को भेज देता है। ये देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि असली अपराधी है नहीं बल्कि ली है। दूसरी तरफ ली को हॉस्पिटल की सीसीटीवी की मदद से ये पता चल जाता है कि सियोन को वीआईपी वार्ड में रखा गया है, इसीलिए वो उसको मारने के लिए वीआईपी वार्ड में आता है कि पुलिस वाले घात लगाए हुए वहीं पर छुपे थे जो ली को पकड़ लेते हैं। वो घबरा जाता है ये देखकर कि मेरा भांडा कैसे फूट गया, और फिर वो खुद को बचाने के लिए हैन को होस्टेज बना लेता है और सभी से कहता है कि कोई मेरे करीब आया तो हैन को मार दूंगा। वही पुराने डायलॉग दोस्तों। वो हैन को लेकर हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाता है। तब सियोन वहां पर आकर हैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो एक आत्मा है, इसलिए वो हैन को छू तक नहीं पाता। पुलिस वाले ली से कहते हैं कि हैन को छोड़ दो वरना हम गोली चला देंगे, लेकिन तब भी ली नहीं सुनता और मजबूरन पुलिस वालों को ली पर गोली चलानी पड़ जाती है, जिससे ली छत से नीचे गिर जाता है। लेकिन हैन नीचे गिर पाती तब तक सियोन की आत्मा उसको पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेती है, क्योंकि अब उसे भी पार की तरह किसी भी चीज को पकड़ना आ गया था। ये देखकर हैन सियोन को गले लगा लेती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी 12 बज जाते हैं और अब सियोन 35 साल का हो चुका था, यानी कि आज ही वो मर जाएगा। 12 बजते ही सियोन की आत्मा भी वहां से गायब हो जाती है। हैन को सदमा लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सियोन तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो भागते हुए सियोन के वार्ड की तरफ जाती है तो वहीं हम सियोन की आत्मा को देखते हैं जो अपने अंकल के स्टूडियो में आती है, जहां उसके अंकल आत्माओं की फोटो खींचा करते थे। वहां सियोन के अंकल की आत्मा भी मौजूद होती है जो आत्माओं की दुनिया में जाने वाली थी। शायद एक्सीडेंट में मर जाने की वजह से सियोन के अंकल की आत्मा बाकी आत्माओं की तरह ऐसे ही भटक रही थी, तो अब सियोन उनकी फोटो खींचकर उन्हें आत्माओं की दुनिया में भेजेगा। पर सियोन आखिरी फोटो खींचने से पहले अपने अंकल से कहता है, इतने साल मैंने आपका इंतजार किया, आपको हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन मिले भी तो आप इस तरह कि अब आपसे जी भर के बातें भी नहीं कर सकता। अंकल कहता है कि सियोन, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे बहुत दूर था? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे ही आसपास था, तुम्हें बड़ा होते हुए भी देखता था, लेकिन बस खुद को तुम्हारी नजरों से छुपा के रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मरने की खबर सुनकर तुम भी जीने की उम्मीद छोड़ दो। हम एक फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफर का काम होता है लोगों की फोटो खींचना, चाहे वो इंसान हो या फिर आत्मा। जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो निभानी है। बस आखिरी बार ये दुआ करता हूँ कि अगली जिंदगी मिले तो भगवान हमें एक नॉर्मल इंसानों वाला जीवन दे, जिसमें हम खुलकर जी सके, हर दिन यूं मौत के आने का इंतजार ना करे। मैं तो खुद को नहीं बचा सका, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करोगे और अपना 36वां जन्मदिन भी मनाओगे। ये सुनकर सियोन रोने लग जाता है और उसी नम आंखों को वो अंकल की फोटो खींचकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आत्मा की दुनिया में भेज देता है। इधर जैसे ही हैन वार्ड में पहुंचती है उसे सियोन दिखाई नहीं देता, जो देखकर हैन वहां पर फूट फूट कर रोती है। लेकिन तब वहां पर सियोन दोबारा आता है जो बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसका ऑपरेशन सफल रहा, जिस वजह से उसकी आत्मा हैन के पास से गायब होकर उसके शरीर में वापस आ गई। और अब उसको सही सलामत देखकर हैन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि सियोन जिंदा कैसे हुआ, कहीं उस पर लगा शाप खत्म तो नहीं हो गया? इसके बारे में दोस्तों कुछ नहीं बताया जा सकता अभी तो। हो सकता है कि आज के पूरे दिन में किसी भी टाइम गार्डन एंजल आकर उसकी जान ले ले। देखते हैं, आज के दिन सियोन को खुद को किसी तरह से बचाना ही होगा, वरना वो भी मारा जाएगा। अब सियोन वहां से अपने स्टूडियो आता है जहां पर वो कैमरा मौजूद है, क्योंकि अब सियोन ठीक हो चुका है तो कैमरे का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगले दिन ली से पूछताछ करने पुलिस हॉस्पिटल आती है, क्योंकि छत से नीचे गिरकर वो बच गया था, लेकिन उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। पुलिस वाले ली से कहते हैं कि आखिर तुमने उस बंदे की जान क्यों ली, ये बताओ। ली कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मेरे बाप को बुलाओ, वो मुझे बाहर निकाल सकता है। इसीलिए पुलिस वाले जेम्स को स्टेशन आने को कहते हैं। जेम्स भी समझ चुका था कि मेरे बेटे ने फिर से मुझे फंसा दिया, अब से मैं ली की कोई मदद नहीं करूंगा, और अगर आज मैंने उसकी मदद कर दी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं अपने बेटे की करतूतों को छुपाने के लिए ही उसका केस लड़ता हूँ। इसीलिए जेम्स अपने असिस्टेंट से कह देता है कि पुलिस वालों से कहना कि वो जब तक चाहे मेरे बेटे को मार मार कर उससे सच्चाई उगलवा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जानकर ली का दिमाग घूम जाता है कि मेरा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, उसको मेरी मदद करनी चाहिए। अगले सीन में यहाँ सारे लोग मिलकर सियोन का बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि आज वो 35 साल का हो चुका है। सभी बड़े खुश होते हैं। सियोन ने भी आज पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इससे पहले उसको लगता था कि 35 साल का होते ही वो मर जाएगा तो बर्थडे मनाने का क्या फायदा। लेकिन आज हैन की वजह से वो भी अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता है। साथ ही सियोन के ऊपर जो सिंबल बना हुआ था वो भी कम होने लग जाता है। सियोन को लग रहा होता है कि शायद मेरा शाप खत्म हो रहा है, तभी तो ये सिंबल जाने लग गया। उसी के साथ साथ अब जब हैन और सियोन एक दूसरे के करीब होते हैं तो हैन की शक्तियां भी एक्टिवेट नहीं होती।
इसलिए सियोन जून और पार्क से कहता है कि देखो देखो, शायद अब मैं फोटोग्राफर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें आत्माओं की दुनिया में जाना है तो बेहतर होगा कि अभी चले जाओ, वरना मेरे जाने के बाद तो फिर हमेशा बाकी आत्माओं की तरह ऐसे ही भटकते रह जाओगे। ये सुनकर जून थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि अभी अभी तो उसको जूलिया मिली थी, लेकिन अब उसको भी फोटो खिंचवा कर आत्माओं की दुनिया में जाना होगा। इसलिए जून जूलिया से मिलने जाता है। वो वैसे उसको बताता नहीं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, वरना जूलिया उदास हो जाएगी ना। एक तरफ जून जूलिया से बिछड़ने के लिए उदास होता है तो दूसरी तरफ पार्क खुश होता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पत्नी के पास कभी नहीं जाएगा और टिम और उसकी पत्नी आगे की जिंदगी खुशी से गुजार पाएंगे, इस बात की उसे खुशी होती है। पर हाँ, वो टिम से मिलने जरूर जाता है। टिम उसको देख तो नहीं पाता, पर तब भी पार्क उससे कह देता है कि मेरी पत्नी को हर खुशियां देना जो मैं कभी उसको दे नहीं पाया वो तुम देना। उसको घुमाने लेकर जाना, उसको मूवी दिखाने लेकर जाना। मेरी पत्नी को ये सारे काम करना बहुत ही पसंद थे, पर अफसोस कि मैं ये चीजें नहीं कर पाया, मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत में है टिम, कर देना सारी चीजें। पार्क की सारी बात सियोन टिम को बताया जा रहा होता है। टिम को लगता है कि सियोन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी पार्क की ये बातें उसके दिल को छू चुकी थी। इसीलिए वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि ठीक है, जैसा पार्क ने कहा उससे भी ज्यादा खुशी मैं उसकी पत्नी को देने की कोशिश करूंगा। बेचारे पार्क के लिए यहाँ पर काफी बुरा लग जाता है यार, क्या करे। अगले सीन में सियोन ने जेम्स की रिकॉर्डिंग मीडिया में वायरल करवा दी थी, जिससे सारे लोगों को पता चल जाता है कि ली के सारे अपराधों को मिटाने और उन पर पर्दा डालने का काम जेम्स ने अपनी पोजीशन की पावर से किया था। ली तो हत्या के आरोप में जेल में था ही, उसी के साथ साथ अब जेम्स की भी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। इसीलिए लोग जेम्स पर कचरा फेंक कर उसे मारने लगते हैं कि इसी ने मैक्स जैसे निर्दोष इंसान की जान ली और हैन जैसी प्रोसिक्यूटर का करियर खत्म कर दिया। इसीलिए जेम्स से उसकी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोजीशन छीनकर उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। हैन ने मैक्स से वादा किया था कि वो जेम्स की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगी, तो उसने अपना वादा पूरा कर लिया। मैक्स को फाइनली इंसाफ मिला और हैन ने अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस हासिल कर ली। इस चीज से सियोन और हैन दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है। अगले सीन में पार्क सियोन से कहता है कि देखो, मैं आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरी फोटो खींच कर मुझे भेज दो। सियोन उसकी पुलिस की वर्दी लेकर आ जाता है, ताकि जिस वर्दी के लिए पार्क ने अपनी पर्सनल जिंदगी कुर्बान कर दी, जाते टाइम उस वर्दी को पहनकर पार्क को एक गर्व महसूस होगा। पार्क भी गर्व के साथ साथ काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सियोन जैसे ही पार्क की फोटो खींचने वाला होता है, कैमरा काम करना बंद कर देता है। अब सियोन को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या मैं अब फोटोग्राफर नहीं रहा जिस वजह से मैं फोटो नहीं खींच पा रहा हूँ। सियोन कुछ सोच ही पाता कि तभी वहां पर वो एविल स्पिरिट आ जाता है, जो सियोन से कहता है कि ये कैमरा अब मेरा है, तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। पार्क और सियोन एविल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एविल स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए अब वो पार्क को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब पार्क पूरी तरह से एविल बन जाता है और एविल स्पिरिट के कंट्रोल में जाकर वो सियोन पर ही हमला करना शुरू कर देता है। सियोन उससे कहता भी है कि होश में आ जाओ पार्क, मैं सियोन हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार पार्क को कुछ पल के लिए होश आ जाता है। होश में आते ही वो सियोन से कहता है कि मैंने जो तुम्हें चाकू गिफ्ट किया था वो एक खास पेड़ की लकड़ी से मैंने बनाया था, उसमें इतनी ताकत है कि वो आत्माओं को मार सकता है, इसीलिए उस चाकू से मुझे मार डालो, मेरे साथ वो एविल स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। सियोन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ना तो तुम फिर आत्माओं की दुनिया में जा पाओगे और ना ही कभी कुछ कर पाओगे, तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। पार्क उसको चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा वरना हम सब मारे जाएंगे, मेरी वजह से तुम लोगों को कुछ हुआ तो मेरी आत्मा रहकर भी चैन से नहीं रह पाएगी, इसलिए मुझे खत्म कर दो। ये सुनकर मजबूरन सियोन पार्क की आत्मा पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे पार्क की आत्मा के साथ साथ एविल स्पिरिट भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो देखकर सियोन को बड़ा बुरा लग जाता है, क्योंकि उसका दोस्त पार्क अब नहीं रहा, इसीलिए वो वहीं पर रोने लगता है। तभी आसपास का मौसम अचानक से बदल जाता है, मानो कि तूफान आ रहा हो। ये होते ही हैन और सियोन के शरीर पर बने सिंबल्स चमकने लगते हैं। सियोन को लग रहा था कि सिंबल खत्म हो गया, जिससे शायद शाप खत्म हो गया है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। शाप खत्म नहीं हुआ और शायद हो सकता है कि अब गार्डन एंजल आ रहा होगा ताकि सियोन को वो मार पाए। तो क्या दोस्तों, आखिरी पार्ट में सियोन की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और क्या उसको बचाते हुए पार्क की तरह जून और हैन भी मारे जाएंगे? ये तो आगे पता चलेगा, जो कि सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। इसी के साथ ये भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।